अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैसियस एटम टू फॉर्म एन एनाइन। तो यहाँ पर कुछ बातें तो यहाँ पे कन्फर्म हुई कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी भी एटम को जब वो गैसियस या न्यूट्रल स्टेट में होता है हम प्रोवाइड करते हैं। और उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, देखें हम यहाँ पे मेंशन करते हैं टू रिमूव आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, टू रिमूव आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आप देखें इस इमेज में ये हमारे पास एक एटम है, गैसियस स्टेट में है। देखिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये और एक ये। इसको हमने क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड की। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि ये दो ही इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस, ये दोनों के दोनों आउटर मोस्ट है इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब देखें ये क्या बन गया, आयन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हुआ तो इस पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सिमिलरली इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी होती है और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी होती है। हम बात करते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो न्यूट्रल एटम में उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कराने के लिए प्रोवाइड करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए सेकंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें क्या होता है कि दो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, सेकंड ग्रुप से उनमें क्या होते हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस आउटर मोस्ट होते हैं। अब देखें मैग्नीशियम क्योंकि दूसरे ग्रुप का मेंबर है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसमें आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो देखें हमारे पास दो हैं। अब जैसे ही हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अब देखें ये क्या हुआ, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, अब ये मोनोवेलेंट मैग्नीशियम आयन आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एक क्रिएट हुआ है। अब इसी तरह अगर हम देखें मैग्नीशियम में ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसको भी हम अब रिमूव करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो अब देखें ये डाई वैलेंट हमारे पास क्या हो गया, डाई वैलेंट मैग्नीशियम का एक कैटायन बना है जिसको हम कहते हैं कि ये सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी लगी है वो क्या कहलाती है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इस तरह हमने मैग्नीशियम के केस में देखा, ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। अब यहां पर एक बात काबिल गौर है कि जब हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की तो वो क्या थी, +738 किलो जूल पर मोल थी। लेकिन अब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई है, ये डबल हो गई है उससे ऑलमोस्ट। तो इसकी रीजन क्या है कि देखें जब हमने एक न्यूट्रल मैग्नीशियम एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना चाहा तो उसमें जो एनर्जी लगी वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। लेकिन जब हमने एक मोनोवेलेंट, इस केस में देखें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, ये मोनोवेलेंट मैग्नीशियम कैटायन बन चुका है। अब इस केस में इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ चुका है, जो कि इस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को विद मोर अट्रैक्शन क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है। इस वजह से जो एनर्जी लगेगी वो ज्यादा लगेगी। तो इसलिए हम ये बात करते हैं कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हम यहाँ पर कुछ फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें हमारे पास ये चार हैं। ठीक है, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, नेचर ऑफ द ऑर्बिटल। देखें एटॉमिक रेडियस, अगर तो हम मिसाल लेते हैं, एक हमारे पास एटम है जिसका एटॉमिक रेडियस छोटा है और दूसरा एक एटम है उसका एटॉमिक रेडियस क्या है, हमारे पास ज्यादा है।
तो इसमें इस केस में क्या होगा, ये वाला, इसको हम ए का नाम देते हैं और इसको नाम देते हैं हम बी का। अब देखें इसमें भी एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी। तो अब देखें आयोनाइजेशन एनर्जी किस केस में कम होगी या ज्यादा होगी। अब देखें अगर एटॉमिक रेडियस कम होगा, स्मॉलर होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका जो डिस्टेंस है वो कम है। और हायर एटॉमिक रेडियस वाले एटम में क्या होगा, जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाता है, तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर डिक्रीज हो जाती है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सिमिलरली हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की। न्यूक्लियर चार्ज के केस में क्या होता है कि जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, देखिए हमारे पास एक एटम है, अगर न्यूक्लियर चार्ज, जिस तरह मैग्नीशियम की बात की, जब मैग्नीशियम न्यूट्रल था तो इसकी एनर्जी क्या थी, +738 किलो जूल पर मोल थी। और अगर हम मैग्नीशियम जो मोनोवेलेंट था, यानी एक इलेक्ट्रॉन जब उसमें से निकल चुका था, तब वो क्या थी, समहाउ 1452 किलो जूल पर मोल थी। तो आप देखें इस केस में जब न्यूट्रल था मैग्नीशियम का एटम तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी, कम थी। लेकिन जैसे ही हम इसको हाईलाइट कर देते हैं कि ये मैग्नीशियम का एटम है, जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला और ये मोनोवेलेंट कैटाइन बना, तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ गया। और न्यूक्लियर चार्ज ये है, इसकी बात करें, जब ये बढ़ा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। और जितना न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अगर हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो उसमें क्या होता है, देखें एक हमारे पास ये न्यूक्लियर, अब इसमें क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, अब ये कुछ क्या है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए शील्डिंग इफेक्ट जो होता है, इसमें क्या होता है कि the more electrons shielding the outer electron shell from the nucleus, the less energy required to expel an electron from the said atom। देखिए अब ये न्यूक्लियर जो है, ये जो न्यूक्लियस चार्ज है, ये अट्रैक्ट कर रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ये यहाँ पे अट्रैक्शन। लेकिन सेंटर में क्या हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इस न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है इस आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हायर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो लोअर द शील्डिंग इफेक्ट, हायर द अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी। तो अब नेक्स्ट जो है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। देखिए नेचर ऑफ ऑर्बिटल हमें किस तरह इफेक्ट करती है। एक हमारे पास है एटम, देखिए इसमें ये हमारे पास जो है, जो ऑर्बिटल है हमारे पास, हम कहते हैं ये एस है। और फिर सिमिलरली हमारे पास एक दूसरा एटम है, उसमें क्या हो जाता है, ये वाला एस है और ये वाला क्या है, पी है। देखिए एस जो है वो सबसे पहला ऑर्बिटल है और न्यूक्लियस के करीब है। तो न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से इसमें न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन इस एस ऑर्बिटल में होंगे उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और इसलिए इसमें इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या हो जाएगी, हायर आयोनाइजेशन एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी। सिमिलरली जब हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, अब देखिए पी हमारे पास सेकंड ऑर्बिटल होता है और न्यूक्लियस और पी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब डिस्टेंस बढ़ता है तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो लेस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इन केस ऑफ ऑर्बिटल। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी हम कहते हैं कि नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे भी डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है आयोनाइजेशन का। देखिए ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट टू राइट हमारे पास ये क्या है, पीरियड्स हैं,
और ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये हमारे पास क्या है, ग्रुप्स हैं। ठीक है, देखिए जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, और जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है तो हमने पिछली स्लाइड पे भी बात की कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। लेकिन जब हम पीरियड्स की तरफ बढ़ते हैं, हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देखें आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रीजन क्या है कि इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्रेटर पुल काज होती है ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से हमें हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और वो एनर्जी को क्या कहते हैं हम, आयोनाइजेशन एनर्जी। सिमिलरली आयोनाइजेशन एनर्जी हम कहते हैं कि डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, ग्रुप्स पीरियडिक टेबल में। अब रीजन क्या है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में, तो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि अट्रैक्शन इज वीकर, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, और क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। अब वो वीकर है अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और दूसरी बड़ी वजह क्या है कि साइज ऑफ एटम आल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। होप आप लोगों ने इसमें से लर्न किया होगा। आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी मुश्किल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमें बताएं। अगर आपको कोई इशू है तो हम आपका जो इशू होगा नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।